वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर कल मैम ने आपको पढ़ाया था उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम कौन से चैप्टर पे हैं? ये ज्योग्राफी है क्लास 11th की, उसका पार्ट 2 यानी कि जो दूसरी वाली बुक है हम उसमें से चैप्टर 6 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 6 क्या है? भू आकृतिक प्रक्रियाएँ हैं। ओके, तो हम जानेंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। वैसे इसमें आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, पार्ट 3 चल रहा था, पर मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक समझा देती हूँ, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इस अध्याय में विशेष कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि जैसे आप जानते हैं कि हर कोई आपको 10 लाइन लर्न करने को दे रही है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 लाइन एग्ज़ाम में एकदम डिट्टो वही आ जाए, नहीं ना आते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है कि हाँ इतनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इस चैप्टर में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं वो? विशेष रूप से देखा जाए तो आनच्छादन हो गया, अपर्दन हो गया, वृहत संचलन आदि का अध्ययन आप कीजिएगा। मतलब मोस्टली अच्छे से रिवाइज अप करके डबल रिवाइज करिए ताकि ये चीज़ें अच्छे से माइंड में बैठ जाएं। ओके, अब हम जानेंगे भू आकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, इनके अर्थ को समझाते हैं कि धरातल के पदार्थों पर अंतजनित एवं बाह्यजनित बलों द्वारा भौतिक दबाव, रासायनिक क्रिया के कारण भूतल के विन्यास में जो भी परिवर्तन होता है ना, उसे भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अगर एकदम सिंपल में समझना चाहें तो हम कहेंगे कि पृथ्वी के अंतर्जनिक या बाह्यजनिक प्रक्रियाओं के कारण जो भी परिवर्तन होता है उसे ही भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। परिवर्तन, अगर किसी भी चीज़ में परिवर्तन हो रहा है तो 3 ही तरीके से होगा ना, या तो रासायनिक परिवर्तन होगा, या तो जैविक परिवर्तन होगा, या तो भौतिक परिवर्तन होगा, या तो उसके शेप में कोई परिवर्तन होगा, या तो उसका जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ परिवर्तन होगा। जैसे आपने एक आइस लिया, ठीक है, हमने कहा कि ये जो 2 आइस बर्फ़ जब आप जमाते हैं तो ये जो 2 बर्फ़ हैं इनमें डिफरेंस है। तो क्या क्या डिफरेंस होगा? या तो बर्फ़ है वो चौकोर नहीं त्रिकोण होगा, कोई अलग ही शेप होगी, या तो जो बर्फ़ जिस पानी से मैंने बनाया है उसमें या तो नमक होगा, या तो शुगर होगा, या कुछ और भी हो सकता है, लाल मिर्ची पाउडर भी हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन हो गया। और जैविक परिवर्तन है कि मान लीजिए वो भारी जल होता है ना, भारी जल, वो भी हो सकता है। तो ये हो गया जैविक परिवर्तन। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि भू आकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो भू आकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? अंतःजनिक प्रक्रियाएं और दूसरा क्या है? बाह्यजनिक प्रक्रियाएं। ठीक है, जो अंतःजनित प्रक्रियाएं होती हैं ना, इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पटल विरूपण और दूसरा है ज्वालामुखीयता। कौन कौन सा है? पटल विरूपण और दूसरा है ज्वालामुखीयता। और बाह्यजनिक जो प्रक्रिया है इसे एक भाग में बांटा गया है, ये है अनच्छादन। हाँ, अब आप लोग बहुत खुश होंगे, सिर्फ एक ही पार्ट है इसका? नहीं नहीं नहीं, अनच्छादन है, लेकिन ये जो अनच्छादन है इसके भी कई सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया अनच्छादन, तो इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब इसके 5 तरीके हैं और हमें इसे पढ़ना है। ये पाँचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? पहला अपक्षय है। क्या है? अपक्षय। और दूसरा है वृहत क्षरण है, तीसरा संलयन है, चौथा है अपर्दन और 5वां क्या है? परिवहन। ठीक है, और जब हम अपक्षय को पढ़ेंगे तो इसके भी 3 भाग हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ठीक है, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि MCQs में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो इसमें दिया तो नहीं है बट हम लर्न तो कर सकते हैं क्योंकि वो पूछे जाते हैं। ओके, तो पहला है कि बताइए आप लोग, चलिए मैं आप लोगों से पहले पूछती हूँ, आप आंसर लिखिए फिर मैं आपको आंसर बताऊँगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया में कितने वोल्केनोज़ हैं? बताइए, किसी को पता है क्या? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। इंडिया में कितने वोल्केनोज़ हैं? वोल्केनोज़ मीन्स ज्वालामुखी। कितने हैं? कितने हैं? 7 हैं। तो हमारे भारत में कुल 7 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये मोस्टली किन किन जगहों पर पाए जाते हैं बताइए? मतलब ज़्यादातर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं? कोई एक होगा ना स्थान, बताइए।
कौन सा स्थान है वो? अंडमान है। अंडमान एक ऐसी जगह है जहाँ पे 3 या 4 ज्वालामुखी पाई जाती है। हाँ, लगभग तीन ज्वालामुखियाँ कम से कम पाई जाती हैं सिर्फ अंडमान में। ओके, 7 में से 3। और ये जो बचे हुए 4 हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? एक महाराष्ट्र में पाया जाता है, एक गुजरात में और 2 हरियाणा में पाया जाता है। ठीक है, अब हम नाम देखेंगे, क्या क्या नाम है इनके। इन लोगों के शुभ नाम आइए जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है? बैरन आइसलैंड। उसे आप हिंदी में क्या कहेंगे? बंजर द्वीप। क्या कहेंगे? बंजर द्वीप। ये भारत का सबसे बड़ा माना जाता है ज्वालामुखी। ठीक है, इसका लास्ट इरप्शन या आखिरी बार इसमें जो क्रियाएं थी वो कब हुई थी? 2017 में। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1161 फीट है। कितनी है? 1161 फीट। ओके, और ये अंडमान में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे नारकंडन। क्या है दूसरा? नारकंडम। हाँ, लग रहा है तमिल है ना, तो लोग सोचेंगे नहीं नहीं ये तो तमिल है, केरल वगैरह में पाया जाता होगा। नहीं, ये भी अंडमान में ही पाया जाता है और इसे हम हिंदी में लिखते हैं नारकंडम। ठीक है, और इंग्लिश में भी इसे ऐसे ही लिखते हैं। ओके, इसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो 2329 फीट है। ठीक है, और ये अंडमान में पाया जाता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरा कौन सा है? तीसरा आता है डेक्कन ट्रैप्स। क्या आता है? डेक्कन, हाँ लिखिए, डेक्कन ट्रैप्स। ओके, ये कहाँ पाया जाता है? डेक्कन ट्रैप्स ये पाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। 3 हो चुके हैं। चौथा है बारातांग। क्या है? बारातांग। ये कहाँ पाया जाता है? बारातांग जो है ये भी अंडमान में पाया जाता है। ओके, और अब 5वां है धीनोधर हिल्स। ठीक है, ये हिल है लेकिन ये क्या है? ज्वालामुखी है। ठीक है, धीनोधर हिल्स पे गुजरात में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 1266 यानी 66.4 फीट लगभग होती है। ठीक है, फिर आता है 6वां। कौन सा है वो? धोसी हिल। कौन सा है? धोसी हिल। ये कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में। और तोशाम हिल ये भी हरियाणा में पाया जाता है। मैंने आप लोगों को 7 के नाम बता दिए। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट इन द एशिया, बिगेस्ट इन द इंडिया। बिगेस्ट इन द इंडिया कौन सा है? बैरन आइसलैंड, मैंने आप लोगों को बता दिया, बंजर द्वीप। ठीक है, अब हम देखेंगे बिगेस्ट वोल्केनो ऑफ एशिया, यानी जो एशिया हमारा है उसमें सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? अगर किसी को नाम पता है तो लिखिए जल्दी से, लिखिए। तो इसका नाम है दमावंड। ठीक है, ये बिगेस्ट है और एक्टिव है। एक्टिव यानी कि सक्रिय है। ठीक है, इसकी ऊंचाई देखेंगे 5.609 यानी 609 मीटर है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? कैस्पियन जो सी है उसके नज़दीक ये पाया जाता है। कहाँ? कैस्पियन के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट पावरफुल वोल्केनो ऑफ अर्थ, यानी कि सबसे अधिक जो शक्तिशाली ज्वालामुखी है पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी, उसका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? अगर आपको नाम पता है तो बताइए। हाँ, तो इसका नाम है मौना लोआस। क्या नाम है इसका? मौना लोआस। ओके, अब हम देखेंगे मोस्ट डेंजरस यानी सबसे अधिक खतरनाक ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है माउंट, क्या लिखेंगे आप? माउंट वेसुवियस। क्या लिखेंगे? वेसुवियस। वेसुवियस ये है दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी। ठीक है, अब बताइए, अब हमने दुनिया की बात तो कर ली, एशिया की भी बात कर ली, इंडिया की भी बात कर ली। अब चलते हैं अंतरिक्ष में। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अंतरिक्ष में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? किस ग्रह पे है? ये आप लोगों को पता है? वैसे ये आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा।
तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए किन्हीं किन्हीं इसके बारे में पता है और ये कौन से ग्रह पे है और इसका नाम क्या है। लिखिए आप लोग। हाँ, तो इसका नाम क्या है पता है आप लोगों को? ओलंपस मोन्स। क्या नाम है इसका? ओलंपस मोन्स। ये कहाँ पाया जाता है? अब देखिए मोन्स आ रहा है ना लास्ट में। मोन्स यानी कि मार्स, मार्स यानी कि मंगल, तो ये मंगल पे पाया जाता है। ओके, तो चलिए ये हम लोग के कुछ इम्पॉर्टेंट हो गए। अगर एमसीक्यू इससे पूछा जाता है तो हम लोग बहुत आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है। और अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ज्वालामुखीयता। आपने ज्वालामुखी तो सुना होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है ज्वालामुखीयता। लाइक ज्वालामुखी तो सभी जानते हैं कि हाँ ये ज्वालामुखी है। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि ज्वालामुखीयता होता क्या है, ठीक है। जैसे हमने एक मिक्सर, आपके घर में मिक्सर होगा ना, तो उस पर वो जो डब्बा रहता है जिसमें आप चीज़ें रख के उसे पीसने के लिए रखते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? उस डिब्बे को आप मिक्सर कहते हैं, कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मिक्सर कहते हैं। लेकिन जो वो पूरी प्रोसेस है, जो क्रिया होती है, जब हम स्विच ऑन करते हैं, फिर बटन्स क्लिक करते हैं, फिर वो मिक्स होता है पूरा, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिक्सिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? मिक्सिंग कहलाती है। हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही ज्वालामुखी जो है, हमने मान लिया कि ये एक पाया जाता है पृथ्वी पे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसमें से लावा मैग्मा निकलता है, किन क्रियाओं के कारण निकलता है, इन चीज़ों को हम कहते हैं ज्वालामुखीयता, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन भी पूछा है कि ज्वालामुखीयता एवं ज्वालामुखी शब्दों में भेद बताइए। तो आपको पता चल गया कि ज्वालामुखीयता के अंतर्गत हम इसकी पूरी प्रक्रिया पढ़ते हैं और ज्वालामुखी के अंतर्गत हम इसकी केवल संरचना को जानते हैं कि हाँ ये इस तरह के शेप्स में होता है, बहुत विशाल होता है इत्यादि, ठीक है। अब हम जानेंगे बाह्यजनिक प्रक्रियाएं और अंतर्जनिक प्रक्रियाएं। बाह्यजनिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? ये जो प्रक्रियाएं होती हैं ये अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रित करती हैं, ठीक है, और इन प्रवणताओं से प्राप्त करती हैं। यानी ये अपनी एनर्जी को सूरज से लेती हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ढलान होता है वहाँ पे अगर आप कोई बॉल रखेंगे तो बहुत तेज़ी से वो नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काफ़ी ज़्यादा कार्यरत रहता है, ठीक है। तथा बल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है, तथा बल की जो दिशा जहाँ होती है ना वहाँ पे वो चीज़ों को संचालित करता है, यानी अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, ठीक है। जो ठोस पदार्थ होते हैं, धक्का एवं खिंचाव लगने पर ही कोई भी बल उत्पन्न होता है। अगर हमें किसी चीज़ को कहीं मूव करना है, कहीं ले जाना है, आप अपने घर में फर्नीचर्स को लगाते होंगे, बेड हो गया, चौकी, फोल्डिंग, कुछ भी हटाने के लिए आपको बल लगाना पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है। तो बल लगाने से क्या होता है, वो चीज़ें मूव होती हैं, ओके। यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को भी तोड़ता है। जो बल हम चीज़ों को हटाते हैं वही बल कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर भी तो मौजूद है ना। जैसे पृथ्वी के अंदर कई सारी प्लेटें हैं, जब वो आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, हमें कहते हैं ना, तो बल ही तो है जो उन्हें एक दूसरे की तरफ आकर्षित करता है। वो आके टकराती हैं, एक दूसरे को धक्का देती हैं, एडजस्ट होती हैं, जिस वजह से कुछ घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या फिर फिसलन होता है। किसी भी प्रतिबल, जब प्रतिबल लगता है तो उसका परिणाम, जैसे हमने कोई बल लगाया, उसके आंसर के रूप में, उसके एकदम मतलब ऑपोजिशन में जो भी बल लगेगा उसे प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। और इसका परिणाम क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है। अब आते हैं आगे और देखेंगे सभी जो बाह्यजनिक भू आकृति प्रक्रियाएं होती हैं ये एक अनच्छादन के अंतर्गत इन्हें रखा जा सकता है। अनच्छादन का मतलब क्या होता है, निरावृत करना या किसी आवरण को हटाना, किसी कवर को हटाना, ठीक है। अपक्षय, वृहत क्षरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि सभी इसी के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं वो क्या है।
तो अब हम देखेंगे अपक्षय। ठीक है, पहले हम देखते हैं, हाँ ठीक है, अपक्षय, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये आप इस फिगर को आप बना सकते हैं। अगर कभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें फ़िगर बनाना इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए आप फिगर्स को भी देखें। ठीक है, एनसीईआरटी के जो फिगर होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप इसे थियोरी में भी लिख सकते हैं, ऐसे के लिए भी। अगर ये सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है तब तो आपको और अच्छे से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कॉपी चेक करेगा वो आपके एक एक लाइन को नहीं पढ़ने वाला है। लेकिन अगर फिगर देखेगा, उसे कुछ अट्रैक्टिव लगेगा कि हाँ इसने ये चीज़ बनाई है, इट मीन्स इसे पूरी जानकारी है, तो इसने जब ये चीज़ बना दी है तो उसके बारे में लिखा भी होगा, तो आपको नंबर्स मिल जाते हैं। हम देखेंगे अपक्षय क्या होता है। अपक्षय सुनने से आपको क्या लगता है? जैसे क्षय का मतलब तुम सभी जानते हैं ना, क्षय मतलब क्या होता है? अलग होना, ठीक है, पृथक होना। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात किसी भी चीज़ का पृथक होना, रासायनिक या फिर यांत्रिक रूप से किसी भी वस्तु का पृथक होना अपक्षय कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर आप कोई बॉडी, हम दफनाते थे लोग पहले के और अभी भी दफनाते हैं, जब बॉडीज़ को दफनाई जाती है मिट्टी के अंदर तो क्या होता है, वो डिकम्पोज करती है ना, हमारी हड्डियों से कैल्शियम फास्फोरस निकल के मिट्टी में जाता है, हर चीज़ धीरे धीरे डिकम्पोज होती है, नष्ट होती है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा संचलन होता है, मतलब जो ये पदार्थ अपक्षय होते हैं ना, ये स्पीड बहुत स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे ये अपक्षय होते हैं, क्योंकि नेचुरल प्रक्रिया होती है, बहुत धीरे धीरे होती है। अब कोई बॉडी आपने लगाई, अब ऐसा तो नहीं होता ना कि 5 दिन बाद आपने गड्ढा खोद के देखा तो वहाँ कुछ नहीं मिलता है, नहीं, सालों लग जाते हैं चीज़ों को अपक्षय होने में। ठीक है, तब हम कल इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको इसके आगे की वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।